हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग इनिशियल रिकग्निशन पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और हम लोगों ने ये केसेस डिस्कस किए थे कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी तो क्या होगा, डेफर्ड क्रेडिट पे ली तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन किया तो क्या होगा, और फाइनेंस लीज पे लिया तो क्या होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो एक नया वीडियो में बना रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अगर देखा जाए तो ये 4th वीडियो है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। मैंने जानबूझ के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आए चीजें, है ना। तो सर, अब ये क्या मुद्दा है एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो, आपको पता है स्टूडेंट्स के किसी भी असेट्स का एक्सचेंज हो सकता है। असेट्स छोड़ो, आप बचपन में बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करते थे। ठीक है, जैसे मेरे को याद है कि हमारे पास स्कूल में जैसे जो बुक्स होती थी उसके खरीदने के पैसे तो बहुत ज़्यादा होते नहीं थे उस टाइम पे। तो हम लोग क्या करते थे कि मेरी सिस्टर जो थी वो छोटी थी मेरे से 2 साल, है ना, और एक स्टूडेंट था, वो एक लड़का था तो वो जस्ट 1 साल छोटा था। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बुक्स उस लड़के को दे देता था क्योंकि मैं उससे 1 साल बड़ा था, और अपनी सिस्टर के लिए उसकी बुक्स ले लेता था। ठीक है, आपको समझ में आएगा सिस्टम क्या था। तो ऐसे एक्सचेंज होता रहता है ना। आप भी करते होंगे इस तरीके से कभी, अगर करते हो तो। और भी एक्सचेंज हम करते हैं, जैसे मान लो कि अभी भी अगर आप देखें, जैसे मान लो ये मेरा कैमरा है जो मैं यूज कर रहा हूँ, अब मेरे को अपग्रेड करना है तो मैं इसको एक्सचेंज करके दूसरा कैमरा सोनी का कंपनी से ले सकता हूँ। आपने देखा होगा मोबाइल एक्सचेंज होते हैं, है ना। कई कंपनीज जो है पुराने मोबाइल ले लेती है और उसकी जगह नया मोबाइल दे देती है। ऑब्वियसली बीच में मनी इन्वॉल्व होता है ना। कंपनी बोलती है कि भाई जो डिफरेंस का पैसा है वो पे कर दो और बाकी ले जाओ। वॉशिंग मशीन हम एक्सचेंज कराते हैं। ऐसे करके एक्सचेंज में बहुत सारे ऑफर रहते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि एक्सचेंज चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हो, या किसी भी असेट का हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आपने एक बार एक एक्सचेंज को समझ लिया तो आपके लिए वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमेशा सेम है। लेकिन आज हम क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझ रहे हैं तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि एक्सचेंज 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक्सचेंज हैज कमर्शियल सब्सटेंस और एक्सचेंज हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कि कई बार एक्सचेंज में, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, और उस केस में हम पैसे का लेन देन करते हैं, और कई बार जो है प्रॉफिट अर्न करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उस केस में हम जनरली पैसे का लेन देन भी नहीं करते। जैसे मान लो कि अभी मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि जयपुर के अंदर, हम क्योंकि जयपुर बेस है तो जयपुर के अंदर कुछ चीजें अच्छी मिलती है, लेकिन कुछ चीजें दूसरी स्टेट में भी अच्छी मिलती होगी। अब जैसे आगरा है, ठीक है, तो आगरा का मान लो जो है आपको पता है पेठा मशहूर है। ठीक है, या फिर मथुरा है तो मथुरा का जो है वो पेड़े मशहूर है। ठीक है, और जयपुर है तो जयपुर के सपोज आपको पता हो तो घेवर बड़े फेमस होते हैं। ठीक है, खाए होंगे आपने। तो अब हो सकता है ना कि यार मैंने, किसी ने बोला मेरे को कि सर आप तो ना, या मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं आगरा रहता हूं, तू मुझे घेवर पहुंचा देना और मैं तेरे को पेठा पहुंचा दूंगा। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। अब कोई कमर्शियल सब्सटेंस तो वहां पे इन्वॉल्व है नहीं। ये एग्जाम्पल केवल एक आपको समझाने के लिए, ऐसे इसको मतलब ऐसे मत सोचना कि दिल पे मत लेना। ठीक है, बस अपन एक सिंपल चीजें रखें ताकि इसलिए समझा रहे। तो पहले हम समझेंगे कमर्शियल सब्सटेंस है ट्रांजैक्शन का तो क्या होगा, और कमर्शियल सब्सटेंस अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन का क्या होगा। ठीक है, तो नो कमर्शियल सब्सटेंस मैंने जैसे बताया, ये जैसे अभी एग्जांपल लिया आपको, ये मिठाइयों का एक्सचेंज क्या हो गया, एक तरीके से नो कमर्शियल सब्सटेंस हो गया। इसी तरीके से मान लो कि एक पर्सन के पास कोई पिंक कलर का टैबलेट है और दूसरे पर्सन के पास मान लो ग्रे कलर का टैबलेट है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से सिंपली एक्सचेंज कर सकता है उसको कि भाई मेरे को ये कलर पसंद नहीं आ रहा, तेरे को ये वाला कलर पसंद आ रहा है, तो तू एक्सचेंज कर ले इसको। तो ऐसे करके ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन में है तो
उस केस में क्या होगा, तो अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो या किसी भी प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो। अब सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, है ना, वो राजस्थान बेस है और उसके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 2 करोड़। या फिर मान लो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं जचता तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री कितने की है, 2 करोड़ की फेयर वैल्यू की है। उस फैक्ट्री की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितनी चल रही है, ए लिमिटेड की बुक्स में 1.5 करोड़ की। ऐसे ही एक बी लिमिटेड कंपनी है आसाम में, उसके पास भी एक फैक्ट्री है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ के आप फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हो। फैक्ट्री वैसे ध्यान रखना IAS 16 का मुद्दा है, लेकिन मैंने कहा ना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्सचेंज कौन सी असेट हो रही है, ट्रीटमेंट सबका सेम होगा, ठीक है। और जो बी लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या फैक्ट्री है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 30 लाख है। अब ये दोनों की दोनों एक्सचेंज करना चाहते हैं असेट्स को आपस में और बुक्स में एंट्री डालो ए लिमिटेड की। पहले तो क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड राजस्थान बेस है और बी लिमिटेड जो है आसाम बेस है, ठीक है। दोनों के पास फैक्ट्रियां हैं अपनी अपनी। तो ए लिमिटेड के पास जो फैक्ट्री है राजस्थान में, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ है, ये फेयर वैल्यू। और बी लिमिटेड के पास जो फैक्ट्री है उसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, वो चल रही है 30 लाख, ठीक है। अब बताओ ये एक्सचेंज हो सकते नहीं हो सकते, हो सकता है भाई। ए लिमिटेड बोल रहा है कि यार मेरे को है ना, जो गवर्नमेंट है वो फायदा दे रही है आसाम में इंडस्ट्री खोलने का। आपको पता है आसाम नॉर्थ ईस्ट है, तो कुछ भी हो सकता है रीजन, हम रीजन पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ए लिमिटेड है ना, आसाम जाना चाहता है, अपनी फैक्ट्री को आसाम ले जाना चाहता है। बी लिमिटेड चाहता है कि मैं राजस्थान आ जाऊं, ठीक है, आसाम में बहुत घूम लिया, अब मैं राजस्थान का मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो दोनों एक दूसरे के एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो एक बात बताओ जरा कि अगर ए लिमिटेड अपनी 2 करोड़ की फैक्ट्री दे दे, ठीक है, और सामने से 30 लाख की फैक्ट्री, 30 लाख की फैक्ट्री ले ले, तो ए लिमिटेड को केवल ऐसे करने पे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा क्या? नहीं, कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा, नहीं होगा? बिल्कुल सर, ए लिमिटेड को तो बहुत सारा कैश चाहिएगा बी लिमिटेड से, क्योंकि ए लिमिटेड जो अपनी फैक्ट्री दे रहा है उसकी वैल्यू तो 2 करोड़ है और जो वहां से फैक्ट्री आ रही है वो तो केवल 30 लाख की फैक्ट्री है। तो ए लिमिटेड, अगर हम ए लिमिटेड की बुक्स में बात करें तो ए लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री क्या डालेगा बताओ? फैक्ट्री अकाउंट डेबिट। कौन सी फैक्ट्री आ रही है सर? आसाम की फैक्ट्री आ रही है। कितने की आ रही है? 30 लाख की आ रही है सर। सर जा कौन सी फैक्ट्री रही है? जा फैक्ट्री रही है ए लिमिटेड के पास से राजस्थान की फैक्ट्री जा रही है, जो कितने की है? 2 करोड़ की है ना। 2 करोड़ की फैक्ट्री जा रही है, तो इसके पास बहुत सारा कैश आ जाएगा। सर कितना कैश आ जाएगा बताओ भाई? आप सोचो, आप अपनी कोई 2 करोड़ के एसेट्स दोगे और सामने से 30 लाख की एसेट्स ले लोगे, तो आपको कितना कैश चाहिएगा? कैश अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 70 लाख, राइट? 1 करोड़ 70 लाख। अब बात आती है सर कि गेन या लॉस भी निकलेगा, नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। आप सोचो, आपकी बुक्स में 1.5 करोड़ की फैक्ट्री थी वो, ठीक है, आपकी बुक्स में 1.5 करोड़ की फैक्ट्री थी और उसकी आज फेयर वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। भाई आपको जो पेमेंट मिल रहा है ना, जो राजस्थान वाले पर्सन को, एक तो सामने से क्या मिल रहा है 2 करोड़ के बदले? एक तो 30 लाख की आपको असेट्स मिल गई, फैक्ट्री मिल गई, और 1 करोड़ 70 लाख कैश मिल गए, दोनों चीजें मिल गई। तो एक तरीके से आपकी असेट्स कितने की चली गई? 2 करोड़ की चली गई, ठीक है। और बुक्स में कितनी थी? बुक्स में 1.5 करोड़ थी। तो गेन हुआ या नहीं हुआ बेचने पे? गेन ऑन एक्सचेंज, गेन ऑन एक्सचेंज हो गया ना। कितने का एक्सचेंज हो गया? गेन, एक्सचेंज गेन कितने का हो गया सर? 50 लाख का एक्सचेंज गेन हो गया। समझ में आया क्या भाई? आपके पास अगर हम एक्सचेंज गेन या लॉस निकालें तो कैरिंग अमाउंट तो है 1.5 करोड़ और जो असेट्स गई वो उसकी फेयर वैल्यू क्या कंसीडर हो रही है? 2 करोड़। तो आप एक चीज समझो, जब भी हम कभी भी गेन या लॉस निकालते हैं तो गेन और लॉस कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन अप। ध्यान से समझना है, ठीक है।
उसमें से हम कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन अप। अच्छा, कैरिंग वैल्यू तो समझते हो ना आप क्या होता है? कैरिंग वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, बुक्स में जो वैल्यू चल रही है उसी को क्या बोलते हैं? कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू एक ही बात होती है। गेन या लॉस ऐसे निकलता है। और सर कैश का डिफरेंस कैसे निकलता है? फिर आपने यहाँ पे जो अमाउंट निकाला है 1.7 करोड़, वो कैसे निकाला? चेक कर लो। फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स रिसीव माइनस फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन अप। ठीक है, जब भी आप कैश में डिफरेंस निकालोगे, कैश कितना आना चाहिए जाना चाहिए, तो हमेशा वो फेयर वैल्यू टू फेयर वैल्यू कंपेयर होता है। और जब आप प्रॉफिट या लॉस का गेन निकाल मतलब गेन या लॉस निकाल दो जो पीएनएल में जाएगा, तो उसको आप फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन अप और कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन अप उन दोनों को कंपेयर करते हो। राइट भाई, आप गेन या लॉस नॉर्मली भी कैसे निकालते हो कि हमने असेट जितने में बेची वो चेक कर लो, कितने में सेल करी। जैसे इस केस में 2 करोड़ में सेल हो रही है, वो पता लग रहा है कैसे कि भाई 2 करोड़ में सेल हो रही है, क्योंकि 30 लाख की तो आपको असेट्स मिल गई और 1.7 करोड़ आपको कैश मिल गया, तो 2 करोड़ में एक तरीके से सेल हो रही है। और आपकी बुक्स में वैल्यू क्या चल रही थी उसकी? बुक्स में वैल्यू 1.5 करोड़ थी, तो गेन कितना हो गया आपको? 1.5 करोड़ की चीज अगर 2 करोड़ में जा रही है तो 50 लाख का गेन हो गया। मतलब ऐसे देखो नॉर्मल बातें, ऐसे कोई भारी भरकम चीज तो मैं बता नहीं रहा आपको यहाँ पे। तो गेन ऑन एक्सचेंज किधर जाएगा? यहाँ पे पीएनएल में चला जाएगा। राइट, एक और एग्जांपल समझते हैं, आपके थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स परचेज्ड कितनी है? 20 लाख की। आपने एक असेट्स परचेज करी जिसकी फेयर वैल्यू कितने की है? 20 लाख की। आपने एक असेट्स जो आपके यहां से गई है वो कितने की असेट्स है? 18 लाख की असेट्स आपके यहां से गई है। अब आप सोचो, सामने वाले की आप असेट्स ले रहे हो 20 लाख की और आप खुद की असेट्स केवल और केवल कितने की दे रहे हो? 18 लाख की। तो सामने वाला पर्सन बेवकूफ तो है नहीं, तो वो आपसे क्या लेगा? पैसे लेगा। ठीक है, तो आप एंट्री क्या डालोगे? पास करोगे। असेट्स जो आप परचेज करोगे, ठीक है, वो डेबिट करोगे। कितने से डेबिट करोगे? 20 लाख से डेबिट करोगे। 2 असेट्स क्रेडिट करोगे। कितने से क्रेडिट करोगे? जो असेट्स आपकी गई है ना, एक बार इसको छोड़ देते हैं अमाउंट को। ठीक है, अच्छा, आपको कैश देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, कैश देना पड़ेगा। कितने का कैश देना पड़ेगा? 2 लाख का कैश देना पड़ेगा। अच्छा, तो जो असेट्स गई उसकी WDV क्या थी बुक्स में? 15 लाख की थी। अब आप सोचो कि आप 15 लाख की WDV वाली असेट्स को एक तरीके से कितने में दे रहे हो? जो आप दे रहे हो असेट्स वो कितने में कंसीडर हो रही है? 18 लाख में। तो 3 लाख का गेन हो गया। लेकिन जब भी आप गिवन अप असेट्स की एंट्री पास करोगे तो ये तो भाई कैरिंग अमाउंट से आएगी ना, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू से, क्योंकि आपकी बुक्स में जो अमाउंट आ रही है उसको आपको खत्म भी तो करना पड़ेगा, नॉर्मल रूल है अकाउंटिंग का। तो ये कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपए आ जाएगा। और यहां पे आ जाएगा गेन ऑन एक्सचेंज, कितने से? 3 लाख से। ठीक है, ये सब हम क्या समझ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। तो आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि गेन कहां जा रहा है? पीएनएल में। गेन और लॉस निकाल कैसे रहे हैं? गेन और लॉस कैसे निकाल रहे हैं बताओ? इस एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझ में आया होगा कि जो भी हम असेट्स दे रहे हैं, गिवन अप असेट्स, उसकी 2 चीजें कंसीडर करो। कैरिंग अमाउंट कितनी है और उसकी बुक वैल्यू, सॉरी, कैरिंग अमाउंट कितनी है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ये कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू एक ही बात होती है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट कितनी है और बुक वैल्यू वो कैरिंग अमाउंट कितनी है और फेयर वैल्यू कितनी है, इन दोनों को कंसीडर कर लो। इन दोनों के डिफरेंस से गेन या लॉस निकल जाएगा। लेकिन जब भी आप कैश का ट्रांजैक्शन निकालोगे कि भाई कैश कितना देना पड़ेगा, है ना, या कितना आएगा, तो उसके लिए आपको दोनों फेयर वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। दोनों फेयर वैल्यू कौन सी? एक तो गिवन अप असेट्स की और एक असेट्स जो एक्वायर्ड करी या रिसीव करी उस असेट की फेयर वैल्यू कंपेयर कर लो आप। तो सिंपल बात है, ऐसे कोई बड़ी बात चल नहीं रही है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देखो आप, है ना, इससे आपको और थोड़ा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आप, है ना, मैं कहूंगा वीडियो पॉज करो और एक बार खुद करो, है ना। देखो, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप असेट्स कितना है? 40 लाख।
आपने असेट्स जो ली वो कितने की ली, 40 लाख की। गिवन अप असेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, 70 लाख। अब आप बताओ क्या करोगे इस केस में, पैसा लोगे कि दोगे, क्या करोगे? वही आप सामने वाले से पैसा बोलोगे भाई ला पैसा, या फिर उसको दोगे? क्योंकि आप अपनी जो असेट्स है उसकी वैल्यू दे रहे हो 70 लाख रुपए और सामने से आपके पास केवल असेट्स आ रही है 40 लाख की। तो भाई इस केस में तो मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। पैसा आएगा तो कैश को मैं डेबिट करूंगा, राइट। और गेन या लॉस कैसे निकलेगा? आप देखो WDV ऑफ गिवन अप असेट्स कितनी है, 90 लाख, और आप जो फेयर वैल्यू कितनी थी उसकी, 70। भाई आपकी बुक्स में 90 लाख की असेट्स चल रही थी, लेकिन आप उसको दे कितने में रहे हो सामने वाले को, 70 में एक तरीके से। तो यहां पे आप 20 लाख का लॉस खा रहे हो, ठीक है। तो आप एंट्री करो यहां पे पास, जो असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी असेट्स रिसीव हो रही है, टेकन अप बोल लो आप, रिसीव बोल लो, एक ही बात है। तो असेट्स डेबिट कितने से हो जाएगा यहाँ पे, 40 लाख से। सबसे पहले तो ये टू असेट्स गिवन अप, हमारे पास से असेट्स जा कितनी रही है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखो जब भी असेट जाती है तो वो बुक वैल्यू से ही खत्म करनी पड़ती है, वरना आपका अकाउंट में बैलेंस रहेगा। लॉस ऑन एक्सचेंज को डेबिट कर दो, कितना लॉस ऑन एक्सचेंज हो गया, 20 लाख का लॉस हो गया। और कैश को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, कैश कितना, 30 लाख का। तो 40 और 20 60, 60 और 30 90, तो 90 लाख की एंट्री पास हो गई, ठीक है। समझ में आ गया क्या? ये 3 एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एक्सचेंज होता है तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि एक्सचेंज में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। आपको क्वेश्चन खुद ही दे देगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। वैसे कैसे पता लग सकता है? अगर देखो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में असेट्स की मिसिंग है, जैसे अभी तो मैंने आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू सबकी दे रखी है, जो असेट्स आपने एक्वायर्ड करी वो, और जो असेट्स गिवन है वो, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल में देखोगे तो आपको फेयर वैल्यू दोनों दे रखी है। अगर आपको फेयर वैल्यू कोई भी मिसिंग है तो आप समझ जाना कि ये ट्रांजेक्शन है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है। सर अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन देते नहीं है वो लोग, लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो उस केस में आपको गेन या लॉस निकालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। गेन और लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इस तरीके से एंट्री पास होगी। हमेशा जब भी आप असेट्स को डेबिट करोगे तो वही असेट्स की वैल्यू डेबिट करोगे जो असेट्स सामने से आपकी आ रही है, उसकी फेयर वैल्यू डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यही था एक्सचेंज ऑफ असेट्स, इससे नहीं है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।